हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट लगातार आ रही हैं और 7 जून से वर्ग 1 और 2 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम प्रारंभ हो रहा है। दोस्तों, आप लोगों को समय समय पर इससे संबंधित अपडेट मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें, शेयर करें वीडियो को और पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसकी वजह से यदि इसमें कुछ कमी हो जाती है तो या तो आपको होल्ड कर सकते हैं या फिर आपको रिजेक्ट किया जा सकता है, जैसे कि हमने पिछले वेरिफिकेशन में देखा और इससे काफी कुछ समस्या आती है अभ्यर्थियों को। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लें कि कौन कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जिनको कि ले जाना वेरिफिकेशन के समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, इसमें जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं उसमें जो पहला दस्तावेज है वो है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, यानी कि जो मध्य प्रदेश का जो PEB है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है, और उसके द्वारा जो पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट की, जिस सब्जेक्ट से भी आपने वर्ग 1 का एग्जाम दिया है, उसकी पात्रता की अंक सूची की आपको 3 प्रतियां यहां पर ले जानी होंगी, क्योंकि सभी डॉक्यूमेंट्स का जो सेट रहेगा वो 3 प्रतियों में सम्मिलित किया जाना आवश्यक होगा। तो ये आपने या तो निकाल करके रख ली होंगी अभी तक, और यदि नहीं निकाली हैं तो आप MPPEB की वेबसाइट पर जाकर के अपने रोल नंबर और जो भी उसमें जानकारी मांगी है उसको ऐड करके उसको आराम से आप निकाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, जो दूसरा महत्वपूर्ण दस्तावेज है वर्ग 1 के, वो है कक्षा 10वीं और 12वीं की अंक सूची। तो दोस्तों, यहां पर एक बात बता दूं कि एक तो अंक सूची होती है और दूसरा प्रमाण पत्र होता है, तो आपको प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट ले जाने की जरूरत नहीं है, अंक सूची से ही काम चल जाएगा। अब उस अंक सूची में आप चेक कर लें कि डेट ऑफ बर्थ स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो जन्म तिथि है वो 10th की मार्कशीट से ही निर्धारित की जाती है। और दोस्तों, आप ये भी चेक कर लें कि नाम में या सरनेम में किसी भी प्रकार की कोई भिन्नता तो नहीं है। आप 10th और 12th की मार्कशीट के साथ में ग्रेजुएशन और PG की मार्कशीट को भी चेक कर सकते हैं कि कहीं पर सरनेम लिखा हुआ होता है और कहीं पर सरनेम नहीं होता है। साथ ही साथ कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक भी देखने को मिलती है, और इसकी वजह से जो पिछली समय में जो दस्तावेजों का सत्यापन हुआ है उसमें काफी लोगों को होल्ड पर रख दिया गया है। तो ध्यान से आप सभी डॉक्यूमेंट चेक कर लें। चलिए, तीसरा डॉक्यूमेंट है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि तीसरा डॉक्यूमेंट जो महत्वपूर्ण है वो है संबंधित विषय की न्यूनतम द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उत्तीर्ण की अंक सूची। जिस सब्जेक्ट से भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और जिस सब्जेक्ट से भी आपका वर्ग 1 में सिलेक्शन हुआ है तो उसकी आपको अंक सूची लगेगी। यहां पर भी डिग्री प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि 10वीं और 12वीं और ग्रेजुएशन की मार्कशीट से आप लोग टैली कर लें कि कहीं नाम में, सरनेम में कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है, या कहीं किसी का नाम छूट तो नहीं रहा है, या गलत तो नहीं हो रहा है। इसके बाद में जो अगला महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो आपको ले जाना है बैचलर एजुकेशन, यानी कि जो B.Ed की डिग्री है बैचलर ऑफ एजुकेशन की, उसकी उत्तीर्ण की हुई मार्कशीट को आपको ले जाना है। यहाँ पर भी डिग्री प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, और साथ ही साथ इसमें भी आप टैली कर लें कि 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इत्यादि के साथ में किसी भी प्रकार की कोई प्रिंटिंग मिस्टेक या फिर किसी भी प्रकार से कोई कमी तो इसमें नजर नहीं आ रही है। उसके बाद में दोस्तों, हमारा जो अगला महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो है आयु में छूट संबंधी प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो। दोस्तों, यहाँ पर आयु में छूट संबंधी प्रमाण पत्र की बात करें हम तो SC, ST और OBC कैटेगरीज में जो कि आयु सीमा में छूट दी गई है 3 साल और 5 साल की, तो उससे रिलेटेड है। और भी जहाँ पर अतिथि शिक्षक और महिला वर्ग है उससे संबंधित है, तो ये भी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए और इसका जो फॉर्मेट है बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। तो दोस्तों, ये भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके बाद में दोस्तों, जो अगला दस्तावेज है वो है मध्य प्रदेश के अनुविभागीय अधिकारी अथवा तहसीलदार द्वारा जारी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र, यानी कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है EWS का सर्टिफिकेट, जिसमें कि जो जनरल कैटेगरी में आते हैं और जो कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में है तो उनको 10% का जो आरक्षण दिया हुआ है तो ये उनके लिए लागू होगा, ये सभी के लिए लागू नहीं होगा। तो इस प्रमाण पत्र को भी आप देख लें कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। साथ ही इसमें सील और साइन को चेक कर लें कि उचित स्थान पर है या नहीं। अपना और पिता का नाम और सरनेम और साथ ही साथ कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक यदि इसमें है तो उसको भी आप अच्छी तरीके से चेक कर लें, क्योंकि यहाँ पर जो है दोस्तों होल्ड प्रकरण काफी हो रहे हैं इसके संबंध में, तो किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए।
अब दोस्तों अगला जो सर्टिफिकेट है वो है सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र। जो भी अतिथि शिक्षक हैं दोस्तों, हम जानते हैं कि उनको 25% का जो लाभ इसमें दिया गया है, आरक्षण इसमें दिया गया है, तो उनका जो अनुभव प्रमाण पत्र है और उसकी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उससे संबंधित पूरा ये अनुभव प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। प्रमाण पत्र में ठीक तरह से देख लें कि सील और साइन अपने उचित स्थान पर है या नहीं, सेल्फ और पिता का नाम सही ढंग से लिखा हुआ है या नहीं, किसी प्रकार की कोई प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है, और आपने जो कार्य दिवस किए हैं क्या वो उसमें सही ढंग से लिखे हुए हैं, कहीं कोई कमी तो नहीं है। क्योंकि यदि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने पूरा किया है लेकिन अनुभव प्रमाण पत्र में किसी कारण से वो नहीं हो पाया तो आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, क्योंकि अतिथि शिक्षक का जो 25% है वो इसी के आधार पर दिया जाएगा। अब दोस्तों जो नेक्स्ट सर्टिफिकेट है वो है जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगजन का वैध प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो। यदि आप दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं और दिव्यांग में आपका सिलेक्शन हुआ है तो दोस्तों जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जो वैध जो वैलिडिटी होती है कि कितना % इसमें आपका दिव्यांग है और कितने % को इसमें मान्य किया गया है, तो वो सभी आपको ध्यान में रखते हुए इस सर्टिफिकेट को ले जाना है। उसके बाद में दोस्तों अगला जो प्रमाण पत्र है, यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो ये निश्चित रूप से आप पर लागू होगा, तो उसका जो प्रमाण पत्र है सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए, प्रॉपर स्थान पर सील और साइन होना चाहिए, साथ ही साथ आपका नाम, पिता का नाम बिल्कुल सही ढंग से प्रमाणित किया हुआ हो, और साथ ही साथ में किसी भी प्रकार की कोई प्रिंटिंग मिस्टेक ना हो। तो ये सभी आप चेक कर लें, तभी इसके आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है भूतपूर्व सैनिकों के लिए। उसके बाद में दोस्तों यदि आप SC, ST, OBC कैटेगरी में आते हैं तो अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। यदि आप OBC में आ रहे हैं तो आप इसमें चेक कर लें कि सर्टिफिकेट में क्रीमी लेयर लिखा है या नहीं लिखा है, क्योंकि यदि आप OBC की आयु सीमा की छूट का लाभ ले रहे हैं और भी अन्य लाभ इसके माध्यम से ले रहे हैं तो वहां पर होना चाहिए कि आप क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से जो SC, ST, OBC का प्रॉपर फॉर्मेट में बना हुआ प्रमाण पत्र चाहिए होगा, और आप अच्छी तरह से चेक कर लें कि वह प्रॉपर ढंग से है या नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो सर्टिफिकेट आता है महत्वपूर्ण, वो है मूल निवासी प्रमाण पत्र। तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। और दोस्तों एक बात और है कि मूल निवासी और जाति प्रमाण पत्र ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन दोनों मान्य हैं, जो कि डिजिटल भी आप उसका यूज कर सकते हैं। यदि आपके पास डिजिटल है तो आप डिजिटल को भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे आपको वही ले जाना होगा सत्यापन करते समय। और ये तो आप जो पहले ही अपलोड कर चुके होंगे जो वर्ग 1 और 2 के जो अभ्यर्थी हैं, लेकिन आगे जब ट्राइबल विभाग अपनी लिस्ट जारी करेगा, अपना शेड्यूल जारी करेगा, तो जो EWS का सर्टिफिकेट है वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। लेकिन जो पहले डॉक्यूमेंट को अपलोड कर चुके हैं उनके लिए EWS की इस प्रकार की कोई शर्त लागू नहीं है। तो दोस्तों ये कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज थे जो मैंने आप लोगों को बताए, और इन सबको आप अच्छी तरीके से चेक कर लें और 3 सेट बना लें इनके, क्योंकि वहां पर 3 सेटों में इसको प्रस्तुत किया जाना होता है, और देख लें कि किसी भी प्रकार से कोई कमी तो नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, लेटेस्ट अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।